जब मैं मेंस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं सपोज करके चलूंगा कि आपने मेंस लेवल की थ्योरी पढ़ ली है इस चैप्टर में। यदि आपने वो चैप्टर पढ़ लिया हो मेंस लेवल में तो ही इन क्वेश्चन को समझने का फायदा है। इस चैप्टर के क्वेश्चन कराने के टाइम एक बात मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा और वो ये होगी कि यदि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वो फंक्शन 1 हो जाएगा। इसका रीजन आपको क्लियर होगा यदि आपने 1 फंक्शन की डेफिनेशन ठीक से पढ़ी हुई है। कोई फंक्शन का कोडोमेन और रेंज बराबर हो गए तो वो ऑन टू हो जाएगा। यदि हम किसी फंक्शन को एरो डायग्राम्स की टर्म्स में बोल रहे हैं तो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट पर एक और केवल एक एरो यदि पहुंचेगी तो फंक्शन 1 ऑन टू दोनों होगा। में कहा गया है कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। वैसे यदि हम इसके अंदर कॉमन सेंस लगाएं तो ये तीनों चॉइसेस तो पक्का गलत हैं, क्योंकि इसमें -1 to 9 आया है तो x की नेगेटिव वैल्यू तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि लॉग ऑपरेट नहीं करेगा। इन सब में नेगेटिव वैल्यूज हैं तो इसका मतलब ये हो गया ये तीनों चॉइसेस गलत हैं। तो फर्स्ट ही ठीक है, लेकिन इसको प्रॉपर वे से करें तो ये करना होगा कि साइन इनवर्स जब भी ऑपरेट करता है, साइन इनवर्स केवल उन नंबर पे ऑपरेट कर सकता है जिनकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तभी साइन इनवर्स ऑपरेट करेगा। 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए या -1 से छोटी वैल्यूज के लिए साइन इनवर्स ऑपरेट नहीं करता। एंड ये हम जानते हैं log a to the base b greater than c हो तो a is greater than b to the power c। ये वाला फॉर्मूला अलाउड है if b is greater than 1। ये फॉर्मूला नहीं पता है तो याद रख लो। तो अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए 3 to the power -1 is less than equal to x less than equal to 3 to the power 1। 1/3 is less than x by 3। 1/3 is less than equal to x by 3 less than equal to 3। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, x less than equal to 9। तो x की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक हुई, तो ये हो गया करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि fx इसके बराबर है, इनमें से कौन सी चॉइस करेक्ट है, नेगेटिव, इवन, नॉर ऑड, इवन, ऑड या पीरियोडिक। अब इवन ऑड चेक करने के लिए यदि f -x fx के बराबर आ जाए तो हम बोलते हैं फंक्शन इज इवन। f -x -fx के बराबर आ जाए तो हम बोलते हैं फंक्शन इज ऑड। और इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर t such that fx plus t equal to fx, मतलब यदि ऐसा कोई पॉजिटिव रियल नंबर t एग्जिस्ट करता है जिसके लिए fx plus t fx के बराबर आ जाए तो हम बोलते हैं फंक्शन इज पीरियोडिक। तो पहले हम नाइदर इवन नॉर ऑड, इवन ऑड इनको चेक करते हैं। अब फंक्शन का मेरे को इवन ऑड चेक करना है तो क्लियर है f माइनस एक्स की वैल्यू ये हो गई तो f माइनस एक्स आगे हो गया -x प्लस √x²+1। अब इसमें से माइनस बाहर भी नहीं आ सकता और माइनस खत्म भी नहीं हो रहा है, तो देखने में लगता है कि ये वाला फंक्शन गिवन फंक्शन है वो इवन ऑड कुछ भी नहीं है। लेकिन श्योरिटी यहां से आती है, f माइनस एक्स प्लस fx निकालो, यदि वो 0 आ गया तो फंक्शन ऑड है, और f माइनस एक्स माइनस fx निकालो, यदि वो 0 आया तो फंक्शन इवन है। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो फंक्शन ऑड है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो फंक्शन इवन है,
यदि इनमें तो कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होती है तो फंक्शन इवन ऑड कुछ भी नहीं है। तो श्योरिटी के लिए हम पहले f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ये हो गया log ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स के प्लस 1 प्लस log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स के प्लस 1। ये बन गया log ऑफ अंडर रूट एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स प्लस log ऑफ अंडर रूट एक्स के प्लस 1 प्लस एक्स। तो ये बन गया log ऑफ अंडर रूट एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स के प्लस 1 प्लस एक्स, that is log of x square plus 1 minus x square, that is log 1। 0 आ गया तो f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स 0 आने का मतलब फंक्शन इज ऑड। यहां से श्योरिटी आ जाती है कि 0 आया तो फंक्शन ऑड पक्का होगा, क्योंकि y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स के प्लस 1 का डेरिवेटिव जो है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स के निकलता है, जो कि पॉजिटिव है। x जो मर्जी हो, ये क्योंकि पॉजिटिव नंबर है मतलब कि इसका ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग है, और जिसका ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग हो वो फंक्शन पीरियोडिक हो ही नहीं सकता। यदि आपने पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी हो तो वो क्लियर है कि जो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा वो फंक्शन पीरियोडिक हो ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एफ एक्स की वैल्यू ये है, इस फंक्शन का डोमेन बताओ। आपको पता होगा डोमेन का मतलब होता है वो वाली वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, और दो का सम आ जाए, यदि दो एक्सप्रेशन का सम आ जाए तो पूरे फंक्शन का डोमेन होता है वो वाली वैल्यू जिसके लिए ये भी डिफाइंड हो और ये भी डिफाइंड हो। तो पहले हम इसका डोमेन निकालेंगे, फिर इसका डोमेन निकालेंगे, फिर वो वाली वैल्यूज निकालेंगे जो दोनों के डोमेन में आती हैं। जो दोनों के डोमेन में आएंगी उन वैल्यूज के लिए पूरा फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए पहले वाला पार्ट x की उन सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड होगा जिसके लिए डिनोमिनेटर नॉन जीरो है। तो हम देखेंगे डिनोमिनेटर जीरो कब बन रहा है, मतलब कि x की वैल्यू -2 और 2 के लिए डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। तो पहले वाले पार्ट का डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 एंड 2। पहले वाला पार्ट उन सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड हो गया जो कि -∞ टू इंफिनिटी है, केवल -2 और 2 को छोड़कर। और उसके बाद दूसरे वाले पार्ट की हम बात करते हैं। ये वाला पार्ट डिफाइंड होगा प्रोवाइडेड x³ माइनस x इज ग्रेटर देन 0, दैट इज x इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, और x का मतलब x माइनस 0। तो यूजिंग वेवी कर्व मेथड वी विल प्रोसीड फर्दर। वेवी कर्व मेथड के लिए इन तीनों के क्रिटिकल पॉइंट हो गए 0, 1 और ये 0 कब है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गए -1, 0 एंड 1। और ग्रेटर देन 0 देखना है, वेवी कर्व में हमेशा ऊपर से शुरू करते हैं। आपने वेवी कर्व मेथड मेंस लेवल की थ्योरी में पढ़ा भी होगा। तो क्लियर है, x की वैल्यू 1 टू इंफिनिटी हो या -1 टू 0 हो, उन वैल्यूज के लिए x³ माइनस x ग्रेटर देन 0
आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो वाला पार्ट डिफाइंड कब होगा, x की वैल्यू -1 to 0 यूनियन 1 to इंफिनिटी। तो पहले वाले पार्ट का डोमेन और दूसरे वाले पार्ट का डोमेन का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब हम इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। ये नंबर लाइन हो गई, ये -2, ये 2, सारे नंबर्स को ये और ये छोड़ दिया। तो इस इंटरवल का डायग्राम ये हो गया, -2 और 2 को छोड़ दिया गया है। एम्प्टी सर्कल का मतलब इन दोनों को छोड़ दिया गया है। और इसका डायग्राम हो गया -1 to 0, -1 इज समवेयर हियर, 0 इज समवेयर हियर, ये हो गया। और आगे है 1 to इंफिनिटी, 1 यहां है, 1 to इंफिनिटी। वो पॉइंट्स जो दोनों में आ रहे हैं वो है -1 to 0 यूनियन 1 to 2 यूनियन 2 to इंफिनिटी। -1 to 0 क्लियरली ये हो गया, पॉइंट्स दोनों में है। 1 to 2 ये वाले पॉइंट्स भी दोनों में है। 1 इसके अंदर नहीं है इसलिए नहीं आएगा, 2 इसमें नहीं है इसलिए 2 इंक्लूड नहीं करेंगे, और 2 से आगे वाले पॉइंट दोनों में है इसलिए 2 to इंफिनिटी हो गया। तो दोनों का इंटरसेक्शन ये हो गया। हेंस डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज दिस। इस क्वेश्चन में कहा गया है f takes r into r and this is satisfied for every value of x and y। f1 इक्वल टू 7 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब f1 इक्वल टू 7 है तो f2 की वैल्यू हो जाएगी f1 प्लस f1 दैट इज 7 प्लस 7 इक्वल टू 7 इंटू 2, और f3 की वैल्यू हो गई f2 प्लस ये हो गया 7 इंटू 2 प्लस 7 दैट इज 7 इंटू 3। तो f3 की वैल्यू हो गई 7 इंटू 3। इसी तरह से f4 की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 4। इन दिस वे द वैल्यू ऑफ दिस थिंग बिकम्स f1 प्लस f2 अप टू fn। तो ये बन गया 7 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3 एंड सो ऑन अप टू 7 इंटू n, क्योंकि f3 7 इंटू 3 आया है। इसी तरह से f4 विल बी f3 प्लस 1 दैट इज f3 प्लस f1 7 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 4 हो गया। इस तरह से सबकी वैल्यू निकल जाएगी 7 इंटू 2 7 इंटू 3 अप टू 7 इंटू n हो गया। एंड प्रोसीडिंग इन दिस वे आई गेट 7 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n दैट इज 7 इंटू n इंटू n प्लस 1 बाय 2। इस क्वेश्चन में कहा गया है f takes n into i and fn equal दिस थिंग। ये n ऑड के लिए ये है, n इवन के लिए -n/2 है। और f के बारे में पता लगाना है f नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू है या कौन सी चॉइस करेक्ट है।
अब ये क्लियर है कि नेचुरल नंबर्स में क्योंकि डोमेन n दे रखा है इसलिए ये लोग नंबर डोमेन में लिख दिए, और कोड में i दे रखा है तो 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स, ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको प्रॉपर मैथमेटिकली करें तो बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में केवल हमको आंसर से मतलब होता है, कैसे भी करें तो इसको बिल्कुल छोटे तरीके से होगा यदि मैं इसको एरो डायग्राम की हेल्प से करता हूं। क्लियर है? 1 के लिए यहां से आएगा आंसर 0, तो 1 की एरो 0 पे चलेगी। 2 के लिए यहां से आंसर निकलेगा, 2 के लिए आंसर आएगा -1। 3 के लिए आंसर यहां से निकलेगा 3 - 1/2, 3 से एरो चली जाएगी 1 पे, और 4 से एरो जाएगी, इसको यूज करेंगे, 4 से एरो जाएगी -2 पे। 5 से एरो जाएगी 2 पे क्योंकि 5 - 1/2। 6 से एरो जाएगी -3 पे। इस तरह से हर एक से एक एरो जो निकल रही है वो इसके सारे एलिमेंट्स को कवर कर रही है। मेरा मतलब है इसके हर एक एलिमेंट पर एक और केवल एक एरो पहुंच रही है, इसलिए ये वाला फंक्शन जो है बोथ 1 1 एंड ऑन 2 हो गया, क्योंकि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट पर एक और केवल एक एरो पहुंचने का मतलब फंक्शन 1 1 ऑन 2 दोनों है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि fx = 7 - x p x - 3 है। फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। रेंज निकालने के लिए पहले हमको डोमेन निकालना होगा, उसके बाद ही रेंज निकाल पाएंगे। तो हम जानते हैं यहां पे p का मतलब परम्यूटेशन है। NPR डिफाइंड होता है यदि n नेचुरल नंबर हो, r होल नंबर हो और n की वैल्यू r या r से बड़ी होगी, तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, तो वो वाली वैल्यूज के लिए फंक्शन NPR डिफाइंड हो जाएगा। तो इस केस में फॉर दिस टू बी डिफाइंड 7 - x बिलोंग्स टू n होना चाहिए, x - 3 बिलोंग्स टू w होना चाहिए होल नंबर्स, और 7 - x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x - 3। इसका मतलब ये हो गया 7 - x नेचुरल कब होगा? x = 1 2 3 अप टू 6 के लिए ये नेचुरल नंबर आ जाएगा। ये होल नंबर कब आएगा? x की वैल्यू 3 4 5 एंड सो ऑन के लिए ये होल नंबर होगा। और ये कब होगा? जब x इज लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि यहां भी हो गया 2x लेस देन इक्वल टू 10, x इज लेस देन इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू होगी 1 2 3 4 5। तो x की वो वाली वैल्यूज जो तीनों को सेटिस्फाई करेंगी, उन वैल्यूज को हम बोलेंगे दे फॉर्म द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ये क्लियर है? जो वैल्यूज तीनों में आ रही हैं वो केवल 3 4 और 5 है। 3 4 और 5 जो है तीनों के अंदर आ रहे हैं, तो x की वैल्यू केवल 3 4 और 5 इस सेट को बिलोंग करती हैं। अब हम पता लगाएंगे व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। x 3 हो गया तो फंक्शन बन गया 4p0, और 4p0 की वैल्यू होती है 1। x 4 हो गया तो बन गया 3p
1 और 3p1 की वैल्यू 3 होती है। x 5 हो गया तो बन गया 2p2 और इसकी वैल्यू होती है 2 फैक्टोरियल दैट इज 2। तो आंसर जो है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आंसर्स इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज में आ गया 1 3 2, therefore this becomes the range of this function। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि f takes r into s, r is the set of real numbers, s सेट हमने निकालना है ताकि ये वाला फंक्शन जो है ऑन टू हो जाए। तो s इनमें से कौन सा सेट हो जाएगा? ये क्लियर है कि ऑन टू फंक्शन तब होता है जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाते हैं तो फंक्शन ऑन टू होता है। तो हम रेंज निकाल देते हैं और रेंज को हम s के बराबर कर देंगे तो फंक्शन जो है ऑन टू हो जाएगा। अब ये हम जानते हैं कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है अंडरूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और लीस्ट होती है माइनस अंडरूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये लीस्ट होती है, वो ग्रेटेस्ट होती है। तो इस तरह से sin x माइनस √3 cos x की ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी अंडरूट में 1 प्लस 3 और लीस्ट हो जाएगी अंडरूट पे 1 प्लस 3। sin x माइनस √3 cos x की ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई 2 और लीस्ट वैल्यू हो गई -2। अब तीनों में 1 ऐड कर देते हैं। sin x माइनस √3 cos x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो इसकी वैल्यू मिनिमम हो गई -1 और मैक्सिमम हो गई 3। देयरफॉर इस फंक्शन का रेंज हो गया -1 to 3। और क्योंकि मैं चाहता हूं कि फंक्शन ऑन टू हो जाए तो कोडोमेन को हम इसके बराबर कर दें तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। देयरफॉर s इज इक्वल टू दिस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि y इक्वल टू fx एक फंक्शन है जो कि x इक्वल टू 2 वाली लाइन के सिमेट्रिकल है। तो इनमें से कौन सी चॉइस करेक्ट होगी? ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ये क्लियर है कि कोई फंक्शन यदि इस अल्फा वाली लाइन के सिमेट्रिकल है तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। मतलब कि इसको हम मिरर मान ले, जैसा ग्राफ इस तरफ होगा वैसा ही ग्राफ इस तरफ होगा। तो अल्फा से x डिस्टेंस आगे जो y कोऑर्डिनेट होगा, अल्फा से x डिस्टेंस पीछे भी वही y कोऑर्डिनेट होगा। fx का मतलब होता है वैल्यू ऑफ y। यदि ये डिस्टेंस मैं x मान लेता हूं तो ये डिस्टेंस तो ये भी x होगा। तो यहां का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा अल्फा प्लस x और यहां का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा अल्फा माइनस x। तो ये वाला फंक्शन इस लाइन के सिमेट्रिकल है तो f अल्फा प्लस x मतलब कि y कोऑर्डिनेट एट अल्फा प्लस x विल बी इक्वल टू y कोऑर्डिनेट एट अल्फा माइनस x, क्योंकि अल्फा प्लस x पे y कोऑर्डिनेट और अल्फा माइनस x पे y कोऑर्डिनेट बराबर होगा। तो इसका मतलब हो गया इस डेफिनेशन के हिसाब से, क्योंकि लाइन फंक्शन x इक्वल टू 2 के सिमेट्रिकल है, इसलिए 2 प्लस x विल बी इक्वल टू 2 माइनस x, हेंस दिस बिकम्स द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि fx की वैल्यू ये है तो f का डोमेन क्या होगा? डोमेन का मतलब वो वाली वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। अब क्लियर है f डिफाइंड तब होगा यदि ये भी डिफाइंड हो और ये भी डिफाइंड हो और
डिनोमिनेटर नॉन जीरो भी होना चाहिए। तो ऊपर वाला साइन इनवर्स x माइनस 3 डिफाइन कब होगा? जब x माइनस 3 की वैल्यू 1 और -1 के बीच में हो, मतलब कि x की वैल्यू 4 और 2 के बीच में होगी, तो ऊपर वाला पार्ट डिफाइन हो जाएगा। और डिनोमिनेटर 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल 0 मैंने नहीं लिया क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं है। तो therefore x square is less than equal to 3 से, that's less than 3 square। और हम जानते हैं फॉर्मूला x square less than a square का मतलब होता है x की वैल्यू माइनस a और a के बीच में है। इसका मतलब हो गया x lies between 3 and -3। तो सेकंड पार्ट इसका डोमेन हो गया x की वैल्यू -3 से 3। ऊपर वाले पार्ट का डोमेन हो गया x lies between 2 and 4। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? नंबर लाइन की हम हेल्प लेते हैं। पहले वाले पार्ट ने कहा, बोला कि 2 4 है, तो 2 2 4 यहां पे डार्क आया है। डार्क क्या है? क्योंकि हमारा आंसर आया था x बिलोंग्स टू 2 to 4 आया था। यहां पे भी डार्क, यहां पे भी डार्क। इसने कहा x की वैल्यू -3 to 3, -3 समवेयर हेयर, 3 इज समवेयर हेयर। ये हो गया -3 to 3। तो x की वो वाली वैल्यू जो दोनों में आ रही है क्लियरली 2 to 3, दिस बिकम्स द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि f टेक्स -1 to 1 इन द सेट B एंड fx इज डिफाइंड बाय दिस। fx जो है 1 1 on 2 दोनों हो तो b की वैल्यू क्या होगी? अब ये हम जानते हैं, यदि किसी फंक्शन के अंदर कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए तो फंक्शन ऑन टू हो जाता है। और 1 1 होता है यदि फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग हुआ, तो वो वाला फंक्शन 1 1 जरूर होता है। अब fx को हम 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स की वैल्यू 2 tan इनवर्स x, ये वाला फॉर्मूला -1 to 1 वाली वैल्यूज के लिए ये वाला फॉर्मूला जो है अलाउड होता है। x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या -1 से छोटी होगी तब ये वाला फॉर्मूला अलाउड नहीं होता है। तो क्योंकि यहां पे x -1 to 1 दे रखा है, इसलिए हम fx को 2 tan इनवर्स x बोल सकते हैं। और ये क्लियर है, f डैश x जो है वो 2 upon 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, मतलब कि ग्रेटर देन 0 हो गया। और f डैश x पॉजिटिव है तो फंक्शन जो है ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, और जो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है वो 1 1 तो जरूर होता है। अब हम इसका रेंज निकालेंगे और रेंज को हम b सेट के बराबर कर दें तो फंक्शन रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाएंगे। ये क्लियर है, x -1 to 1 है तो tan इनवर्स x की वैल्यू -π/4 टू π/4 होगी। तो 2 tan इनवर्स x की वैल्यू π/2 और -π/2 के बीच में हो जाएगी। मतलब कि इस फंक्शन का रेंज हो गया -π/2 to π/2 is the range of this function।
और रेंज यदि कोडोमेन के बराबर हो जाए तो फंक्शन ऑन टू हो जाता है। तो यहां पे बी सेट की वैल्यू -π/2 टू π/2 होनी चाहिए। Therefore, this choice becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक तरफ इंटरवल है, एक तरफ फंक्शन है, और फंक्शन जो है ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो किसकी मैचिंग गलत है? तो पहला फंक्शन जो है f(x) इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 3 लेते हैं। f(x) आ गया 3x² माइनस 6x प्लस 3 इंटू x² माइनस 2x प्लस 1 3 इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये क्लियरली ग्रेटर देन इक्वल 0 है, x जो मर्जी हो जाए। तो मतलब कि ये वाला फंक्शन जो है हमेशा ही इंक्रीजिंग हो गया, तो ये चॉइस इसके लिए ये करेक्ट मैच है, करेक्ट मैच है। तो अब सेकंड को हम चेक करते हैं। सेकंड को चेक करने के लिए f(x) को हम 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 6 लेता हूं। तो f(x) हो गया 6x² माइनस 6x माइनस 12, that is x6 into x² माइनस x माइनस 2। अब ये ग्रेटर देन इक्वल 0 चाहता हूं कि x की वैल्यू कौन सी होगी ताकि ये ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाए। हम जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब होता है x की वैल्यू बड़े रूट से बड़ी है या x की वैल्यू छोटे रूट से छोटी है, अंडर द केस दैट a इज पॉजिटिव। a पॉजिटिव हो तो कोई क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब होता है x की वैल्यू बड़े रूट से बड़ी है या फिर x की वैल्यू छोटे रूट से छोटी है। तो ये वाला पार्ट इंक्रीजिंग कब होगा? यदि x के रूट जो है इसके इक्वल 0 के रूट्स आ गए, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 8/2 दैट इज 1 प्लस माइनस 3/2 दैट इज 2 एंड माइनस 1। मतलब कि ये पॉजिटिव कब होगा? x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू और या फिर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 हो। तो ये ग्रेटर देन इक्वल 0 हो गया, x की वैल्यू 2 से बड़ी या -1 से छोटी। तो इसका मतलब हो गया 2 टू इंफिनिटी के लिए डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो ये वाला फंक्शन इसके लिए इंक्रीजिंग है, ठीक है। ये तीसरा केस है f(x) इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 1। f(x) आ गया 6x माइनस 2। ये ग्रेटर देन इक्वल 0 हो, फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग के लिए 6x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 0, दैट इज 3x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। मतलब कि 1/3 टू इंफिनिटी में f(x) पॉजिटिव होगा, मतलब कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा 1/3 टू इंफिनिटी में। लेकिन इसने बोला है माइनस इंफिनिटी से लेकर 1/3 तक, तो इसकी मैचिंग गलत है, इसमें इंक्रीजिंग हुआ, ये बात गलत है। और वैसे तो उनको आंसर मिल चुका है कि किसकी मैचिंग गलत है, लेकिन फिर भी फॉर क्लैरिटी पर्पस मैं फोर्थ को भी चेक कर रहा हूं। f(x) इक्वल टू x³ प्लस 6x² प्लस 6 है, तो f(x) हो जाएगा 3x² प्लस 12x प्लस 6। 3
एक्स के प्लस 4x प्लस 2, तो ये ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब एक्स के प्लस 4x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। और कोई ग्रेटर देन इक्वल 0 तब होता है यदि x की वैल्यू बड़े रूट से बड़ी हो या x की वैल्यू छोटे रूट से छोटी हो। इसके जो रूट्स होंगे वो -4 प्लस माइनस √16 माइनस 8/2 होंगे। दैट इज ये आ गया -4 प्लस माइनस 2√3/2, दैट इज -2 प्लस माइनस √3। तो x की वैल्यू बड़े रूट से बड़ी है या x की वैल्यू छोटे रूट से छोटी है। बड़ा रूट हो गया -2 प्लस √3, छोटा रूट हो गया -2 माइनस √3। तो x की वैल्यू इससे बड़ी हो या x की वैल्यू इससे छोटी हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो -2 माइनस √3 यहां पे होगा और -2 प्लस √3 यहां पे होगा। तो फंक्शन इंक्रीजिंग इस पोर्शन के लिए है या फंक्शन इंक्रीजिंग इस पोर्शन के लिए है। लेकिन -4 इसके इधर आता है, तो जब इतने पोर्शन में इंक्रीजिंग है तो इतने पोर्शन में भी इंक्रीजिंग हो जाएगा। देखो ये चॉइस भी ठीक है, क्योंकि यहां से इधर ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो -4 से इधर भी ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, इसलिए ये वाली चॉइस करेक्ट होगी। क्वेश्चन में कहा गया है कि f(x - y) इज इक्वल टू दिस थिंग, f(0) इक्वल टू 1 है, तो f(2a - x) की वैल्यू निकालनी है। f(2a - x) को मैं लिख सकता हूं f(a - x - a)। तो अकॉर्डिंग टू दिस गिवन डेफिनेशन इसको लिख सकते हैं हम, ये हमारा x हो गया एक तरह से, y हो गया f इंटू x - a माइनस f a - x। तो ये बन गया a - x a हो गया इंटू f a प्लस y a प्लस x माइनस a हो गया। तो f a इंटू f x माइनस a माइनस f(0) इंटू f x हो गया। अब f(0) तो 1 है, केवल f a की वैल्यू निकल जाए तो हमको आंसर मिल जाएगा। f a की वैल्यू निकालने के लिए मैं x और y दोनों को 0 कर देता हूं। f(0) इक्वल टू f(0) इंटू f(0) माइनस f(a) इंटू f(a). f(0) तो 1 है, तो ये 1 कैंसिल हो गया, तो आई गेट f(a) होल स्क्वायर इक्वल 0 मीन्स f(a) इक्वल टू 0। और ये f(a) 0 हो गया तो f(2a माइनस x) से शुरू किया था, ये खत्म हो गया, तो आंसर आ गया -fx। देयरफॉर फर्स्ट चॉइस बिकम्स द करेक्ट चॉइस, क्योंकि हमने शुरू किया था f(2a माइनस x) से। हेंस इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस इंटरवल के मैक्सिमम किस पार्ट में ये वाला फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, मतलब कि ये वाला फंक्शन डिफाइंड इसके मैक्सिमम किस इंटरवल में होगा। अब ये क्लियर है, ये तो ऑलवेज डिफाइंड है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि x किसी वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है।
और इसके अंदर x लाई करता है, मतलब कि x फोर्थ क्वाड्रेंट में है या x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो cos x पॉजिटिव होगा, इसलिए ये भी ऑलवेज डिफाइंड हो गया इन दिस इंटरवल। केवल इसको डिफाइन होना चाहिए, तो ये डिफाइन तब होगा यदि x/2 -1 की वैल्यू 1 और -1 के बीच में हो। x/2 की वैल्यू 0 और 2 के अंदर हो, मतलब कि x की वैल्यू 0 और 4 के अंदर हो। तो x यदि 0 और 4 के अंदर होगा, ये डिफाइंड होगा। लेकिन हमने पता लगाना है इस इंटरवल का मैक्सिमम पार्ट, ताकि फंक्शन डिफाइंड हो जाए। 0 से लेकर 4 तक वाली वैल्यूज के लिए ये वाला पार्ट डिफाइंड है। हमने पता लगाना है -π/2 to π/2। -π/2 इज somewhere here and π/2 is somewhere here, और तो दोनों का कॉमन पोर्शन हो गया 0 to π/2 x इंक्लूडिंग 0 बट एक्सक्लूडिंग π/2, क्योंकि π/2 इसमें नहीं आ रहा है। तो 0 to π/2 becomes a करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि f takes n into y and fx is defined by this definition and capital Y is a set of natural numbers such that y की वैल्यू 4x plus 3 हो, where x is natural। तो फंक्शन के लिए कौन सी चॉइस करेक्ट होगी? अब क्लियर है, y के अंदर एलिमेंट्स आएंगे, x की वैल्यू 1 रखने पर आंसर आ गया 7, x की वैल्यू 2 रखने पर आंसर आ गया 11, x की वैल्यू 3 रखने पर आंसर आ गया 15 एंड सो ऑन। और यह भी क्लियर है, इसमें x की वैल्यू 1 रखने पर 7 आएगा, इसमें x की वैल्यू 2 रखने पर 11 आएगा, इसमें x की वैल्यू 3 रखने पर 15 आएगा। तो इसका रेंज और कोडोमेन क्लियरली बराबर हो गए, तो फंक्शन ऑन टू तो हो गया। अब 1 चेक करना हमने, सबसे आसान है कि f' जो है वो 4 हो गया, डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग हो गया, तो 1 तो फिर हो गया। अब फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों है, तो फंक्शन का इनवर्स क्या होगा? fx की जगह हम y कर देते हैं 4x plus 3, तो x हो गया y - 3/4। फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए y की वैल्यू है 4x plus 3। अब x को y की टर्म्स में निकालो, x हो गया y - 3/4। अब x की जगह y कर दो और y की जगह x कर दो, ये हो गया इस फंक्शन का इनवर्स, दैट इज f इनवर्स x इक्वल टू x - 3/4। तो दिस चॉइस बिकम्स द करेक्ट चॉइस, क्योंकि फंक्शन 1/2 दोनों है, इसलिए इन्वर्टिबल भी है। क्वेश्चन में कहा गया है कि fx इज इक्वल टू x + 1² - 1 वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। स्टेटमेंट 1 का मतलब है कि सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स फॉर विच fx इज इक्वल टू f इनवर्स x, और ये सेट इसके बराबर है। और स्टेटमेंट 2 का मतलब है f इज बाइजेक्शन। हमने पता लगाना है कौन सी चॉइस करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। थर्ड में है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट
2 is true but statement 2 is not correct explanation for statement 1. इसमें statement 1 is true, statement 2 is true but statement 2 is not correct explanation for statement 1. तो ये चॉइसेस को मैं याद रख लेता हूं क्योंकि अब मेरे पास लिखने का स्पेस नहीं है. पहले मैं इसको चेक करूंगा, फिर स्टेटमेंट 2 में f इज बाइजेक्शन और नॉट, ये चेक करेंगे. पहले ये बात याद रख लो कि fx इज इक्वल टू f इनवर्स x, इसको सॉल्व करना या fx इक्वल टू x को सॉल्व करने से दोनों से आंसर सेम आता है. तो fx की वैल्यू हो गई x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू x हो गया x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0 implies that x into x plus 1 equal to 0, that is x equal to 0 और minus 1. तो स्टेटमेंट 1 becomes true क्योंकि उसमें स्टेटमेंट 1 में एलिमेंट 0 और -1 दिए गए थे. तो इसका मतलब हो गया स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. अब उसके बाद सेकंड चॉइस में है स्टेटमेंट fx इज बाइजेक्शन. बाइजेक्शन का मतलब 1 ऑन 2 दोनों है. अब f डैश x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 और x यदि -1 से बड़ा है तो f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 1 तो फिर हो गया. अब इसमें ऑन टू देखना है तो ऑन टू देखने के लिए इसमें कोडमैन हमको नहीं दे रखा है. तो कोडमैन नहीं दे रखा है तो ऑन टू कैसे चेक करेंगे? ध्यान रखो जिस क्वेश्चन में कोडमैन ना दे रखा हो तो कोडमैन इज टेकन टू बी आर, मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिकम्स द कोडमैन. अब उसके बाद x की मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो मिनिमम आंसर आएगा, x की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो मैक्सिमम आंसर आएगा बिकॉज द फंक्शन इज इंक्रीजिंग. तो x की मिनिमम वैल्यू है -1 तो सबसे छोटा आंसर आ गया -1 क्योंकि x की वैल्यू -1 रखेंगे तो आंसर -1 आ जाएगा. और x इंफिनिटी को एंड करेगा तो आंसर इंफिनिटी आ जाएगा. Therefore range becomes -1 to infinity, जबकि कोडमैन है -infinity to infinity. तो रेंज कोडमैन के बराबर नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं है. ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्शन नहीं है. नाउ यू कैन से स्टेटमेंट 1 is true but statement 2 is not true. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि fx is equal to x³ plus 5x plus 1. तो इनमें से कौन सी चॉइस करेक्ट होगी? अगेन इसके अंदर कोडमैन नहीं दे रखा है, जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था. कोडमैन ना देने का मतलब कोडमैन इज आर. अब f डैश x क्या आ गया? 3x² plus 5. It is clearly greater than 0 for all x. और डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x का मतलब हो गया फंक्शन इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया तो 1 तो फिर हो गया, क्योंकि यदि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है 1 जरूर होता है.
ये डेफिनेशन के हिसाब से 1 यदि आपने 1 की डेफिनेशन पढ़ी हो। अब ऑन टू है कि नहीं है, इसके लिए ये क्लियर है, एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x क्यूब प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो अपर लिमिट आ गई फंक्शन के लिए इंफिनिटी। अब एज x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, यहां माइनस इंफिनिटी आ गया, यहां माइनस इंफिनिटी आ गया, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, x क्यूब कॉमन 1 प्लस 5x के प्लस 1 बाई x क्यूब। एज x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, पूरा हो गया 1 इंटू एक्स क्यूब, देयरफॉर द आंसर बिकम्स माइनस इंफिनिटी। तो एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, fx टेंड्स टू इंफिनिटी, एज x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, fx टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, इसलिए फंक्शन जो है ऑन टू भी हो गया, तो क्योंकि रेंज हो गया माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और इसलिए फंक्शन का जो है वो ऑन टू हो गया, क्योंकि रेंज भी r है। तो इन दिस वे फंक्शन इज बोथ 1 एंड ऑन टू। दिस चॉइस बिकम्स द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में fx की वैल्यू इस क्वेश्चन में fx is defined by this formula and you have to find the domain of the function. So domain is a set of those values for which the function is defined. हम जानते हैं कि mod x की वैल्यू x से बड़ी या बराबर होती है। mod x x के बराबर होता है if x is पॉजिटिव, और mod x जो है x से इस क्वेश्चन में कहा गया है कि fx इज इक्वल टू दिस एंड यू हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब हम जानते हैं डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ दोज वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। तो x के जिन जिन वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड होता है उसको हम बोलते हैं डोमेन। अब ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा? जब mod x इज ग्रेटर देन x होगा। अब हम जानते हैं कि mod x इज इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू 0 to infinity and mod x is greater than x if x belongs to minus infinity to 0। तो इन वैल्यूज के लिए डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यूज अलाउड नहीं है, मतलब कि 0 to infinity अलाउड नहीं है। लेकिन इन वैल्यूज के लिए mod x x से बड़ा आ जाएगा तो फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, देयरफॉर डोमेन बिकम्स माइनस इंफिनिटी टू 0।